हेलो एवरीवन, दिस इज चे पटेल। और आज का ये जो वीडियो है वो मैंने बेसिकली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर है। और इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो 10th चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है थियरी के लिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक को निकाल दें और मैं जो जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको करनी है, ठीक है। पहले तो आप इतनी चीज़ जो है वो हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इतना जो पोर्शन है वो आपका MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर लीजिए, ओके। उसके बाद क्लासिफिकेशन आपका MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको थियरी में नहीं पूछा जा सकता। नोमेनक्लेचर अगेन आपका MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको थियरी में नहीं पूछा जा सकता, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फटाफट से बता दूंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और ये वीडियो है उसकी लेंथ बढ़े ना। एग्जाम्पल 10.1 आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसकी मदद से आपको नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा, ओके। और उसी की तरह एग्जाम्पल नंबर 10.2, सो एग्जाम्पल नंबर 10.1 एंड एग्जाम्पल नंबर 10.2 में आपका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दोनों क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, ये आपको थियरी में नहीं पूछा जा सकता। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स है, ये आपका MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये पूरी की पूरी थियरी आपके जो हमारा क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती है उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। यानी कि वो आपको ऐसा पूछ सकता है कि आप 2-3 रिएक्शंस लिख दो अल्कोहल में से हेलो अल्कोहल को प्रिपेयर करने की, तो आपको ये 2 मार्क्स में लिखना पड़ सकता है। तो आपको इसे दोनों तरीके से कंसिडर करना है। हाइड्रोकार्बन्स वाला जो है टॉपिक, वो भी आपको थियरी में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको थियरी के लिए इसमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इस पर फोकस करें, लेकिन इससे इतना ज़्यादा डरे मत। आप बस मैकेनिज्म को समझ लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और उसी के साथ साथ सेंड में रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको थियरी में पूछी जा सकती है, ओके। अभी ये जो सारे टॉपिक्स है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अल्कीन्स, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ये सारे टॉपिक आपके थियरी से ज़्यादा MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी गुजसेट की एग्जाम के अंदर। तो आपकी गुजसेट की एग्जाम के अंदर आपको इन सारी थियरीज में से MCQ पूछे जाएंगे, तो आपको इसे मिस नहीं करना है, ओके। उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज मेथड में ये आपकी जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है और जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये आपको थियरी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इसे थियरी में मिस नहीं करना है, आपको इसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपको थियरी में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप MCQ के लिए ही प्रिपेयर कीजिए, आपको थियरी के लिए इसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद ओके, ठीक है, रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स में यहाँ पर उसके केमिकल रिएक्शंस आ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ थियरी एज वेल एज फॉर योर MCQs। उसमें जो है आपको पता है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यहाँ पर आपके SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन आता है। तो ये दोनों जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको पूरी की पूरी या तो फिर SN2 रिएक्शन पूछ सकता है या तो फिर आपको SN1 रिएक्शन पूछ सकता है। तो आपको लिखने में भी पूछी जा सकती है, साथ ही SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में से आपको बहुत सारे MCQs भी दिख सकते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसे मोस्ट टाइम पे कर दें। दूसरी भाषा में ये हमारे चैप्टर नंबर 10 का हार्ट है, इसलिए आपको ये दोनों थियरीज को तो मिस करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको MCQs भी दिखे जा सकते हैं, देखने को मिलेंगे, और आपको इस टॉपिक में से बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसे मिस नहीं करना है। साथ ही आपको ये चीज़ भी एक बार पढ़ लेनी है और इसे समझ लेना है, ताकि आप SN1 और SN2 रिएक्शन के जो उसकी प्रोग्रामिंग है उसको अच्छे से समझ पाए। और SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को अच्छे से पढ़ने के बाद अगर आप उसकी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल 10.7 और एग्जाम्पल 10.6 को अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो फिर आप इस थियरी के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के MCQs को सॉल्व कर पाओगे, जब वो गुजसेट की एग्जाम के अंदर और बोर्ड्स की एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ओके।
उसके बाद ये जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाला जो टॉपिक है ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। थियरी से ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि इसे आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। थियरी में आपको ये रेयरली देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सारे आपको किसके लिए करने हैं, ये आपको करने हैं एमसीक्यू के लिए। यानी कि आपको इसे बार बार पढ़ के इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको एक बार पढ़े और समझ के आगे बढ़े। ओके। और देखिए आप जब एक बार ये सारा कायरलिटी का समझ ले, यानी कि इनएंशियोमर समझ ले, रेसमाइजेशन समझ ले, इसके बाद एग्जाम्पल 10.8 आपको एक बार सॉल्व करना है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको, उन सारी चीज़ों में आपको रटना नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको उस चीज़ को समझना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे कि इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी है, समझनी है, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और फिर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद ये जो आया एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 मार्क्स में आपको ये थ्योरी पूछे जाने के चांसेस पे बहुत ज़्यादा है। तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन एमसीक्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है और आपको इसे थियरी के लिए भी प्रिपेयर करना है, और वो भी 3 मार्क्स के अंदर आपको ये पूछे जाए उस हिसाब से आपको लिखना हो, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रही है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपको 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। और उसके अलावा ये जो लॉ है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिडजेफ लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिएक्शन के बार एमसीक्यू में भी दिखी गई है, और साथ ही में अगर आपको ये 3 मार्क्स में पूछी जाए थियरी, तो उसमें भी आपको इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं, ये देखिए रिएक्शन विद मेटल्स वाला, ये मैं आपको फिर से कहूँगा आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, थियरी के लिए आपको इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ओके, अब आएंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोआरेंस। तो अगर आप हेलो अल्केन्स की रिएक्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको हेलोआरेंस तो पता चल जाएगा, और ये सारी मैकेनिज्म आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, आप इसे एक बार पढ़ोगे आपको आ जाएगा, और आगे के भी जो कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं आगे के चैप्टर में, उनमें भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ये आपको अपने आप ही आ जाएगा। ये तो आप अपने आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर इस मैकेनिज्म को अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो इसको कैंसिल कर देना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगेन एक बार आपको इसको पढ़ लेना है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो सारे रिएक्शंस है, इस तरह के रिएक्शंस आप पहले भी देख चुके हो, तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा, बस आपको एक बार पढ़ लेना है और आपको पता होना चाहिए कि भाई किस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। इसमें जो मोस्ट टाइम पे होगी मैं आपको बता दूंगा फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन जो है वो मोस्ट टाइम पे कर देना, इसे मिस मत करना, ये आपको थियरी में भी पूछी जा सकती है, और साथ ही इसमें से आपको एमसीक्यूज भी दिखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, बोथ ऑफ दिस रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है ना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो सारी इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक स्किप कर दी है गलती से, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी, वो है वुड्स रिएक्शन। ओके, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ वुड्स रिएक्शन निकले तो मुझे वुड्स रिएक्शन नहीं दिख रही है, 2 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर 2 मिनट रुकिए। ओके, सो यहाँ पर आपको पता है कि एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, एक फिटिंग रिएक्शन है, और उसके अलावा एक है हमारी वुड्स रिएक्शन जो कि पीछे आती है। अभी मेरी जो पीडीएफ है वो लोड नहीं हो रही है, इसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सभी को पता ही होगा कि एक वुड्स रिएक्शन करके भी आती है। अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत ईजी है। वो बहुत छोटे एरिया में दे रखी है इसलिए मिस हो जाती है। ये रही, देखिए ये रही वुड्स रिएक्शन। सो ये जो वुड्स रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे मिस मत करना, ये आपको थियरी में पूछी जा सकती है, एज वेल एज इसके आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। ओके, और उसी के साथ साथ आपको फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन को भी प्रिपेयर करना है थियरी एज वेल एज एमसीक्यू के लिए। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी मोस्ट टाइम पे है,
कौन कौन से मोस्ट एमपी है, तो ये देखिए जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, यानी कि फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, उसके बाद वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फ्रिडलक्राफ्ट्स एसाइलेशन, ये जो सारी आपकी थियरीज है वो सारी मोस्ट एमपी में है। उसके साथ साथ SN1 SN2 वो दोनों आपकी थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज आपके MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो ये लास्ट के टॉपिक आ रहे हैं उन पे अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो चलेगा। वैसे कि ये जो फ्रीऑन वाला टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इसे मिस मत करना। लेकिन लास्ट वाले टॉपिक क्या होता है कि बच्चे खासकर पढ़ते नहीं है, इसलिए मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही बता दी, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। अगर आप नहीं चाहते कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए और आपको एक अच्छा डिसेंट स्कोर चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, तो मैं आपको जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उन चीज़ों को मत छोड़ना। एक समय के लिए अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें या तो फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है कि जहाँ से आपको पूछे जाने के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं, तो वैसी चीज़ों को आपको स्किप नहीं करना है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज है इसे तो आप मिस मत ही करना। क्यों? बिकॉज गुजसेट की एग्ज़ाम के अंदर मैंने कई बार देखा है कि पेपर में आपको एक्सरसाइज में से सीधे MCQ बनाकर पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हो और आपने NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले आपको रेफरेंस बुक को टच नहीं करना है। सबसे पहले आपको NCERT के अंदर से जो MCQ के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट हो सके वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड वंस यू डू दैट, उसके बाद अगर आप रेफरेंस बुक सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बिकॉज आपका 90% कोर्स NCERT में से ही लिया जाएगा, आपके चाहे वो MCQ हो चाहे वो आपकी थियरी हो। तो गाइज ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अभी है 12th स्टैंडर्ड में और उन्होंने साइंस ले रखा हो। और इस वीडियो का जो मेरा मेन इंटेंशन था वो 2 एग्ज़ाम्स को फोकस करता है। एक हमारी गुजरात बोर्ड की 12th में जो आने वाली जो एग्ज़ाम होती है बोर्ड की वो, और दूसरी हमारी गुजसेट की एग्ज़ाम। इन दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करके मैंने आपको ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट थियरीज़ और MCQ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। I hope you guys like this video, and if that's the case then please share this video with your those friends who are also studying in 12th standard and who want to get good marks in GUJSET as well as in boards. एंड इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दो और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दो हमारे एफर्ट्स के लिए। और आप अब किस चैप्टर पे वीडियो नेक्स्ट चाहते हो और किस सब्जेक्ट पे चाहते हो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच।